नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एबीसी नैनो किताब से बिहार समझ रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका बिहार कला एवं संस्कृति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही बिहार कला एवं संस्कृति के विकास का प्रमुख केंद्र है। पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह बिहार में आज भी उपलब्ध है। मौर्य काल में बिहार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। पाल शासन काल में चित्रकला और मूर्तिकला के विकास ने समस्त पूर्वी भारत में एक नई शैली को जन्म दिया। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था। बिहार की संस्कृति समृद्ध एवं गौरवपूर्ण रही, जिससे भारत की महान संस्कृति भी समृद्ध एवं उन्नतिशील हुई। भारतीय दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चिंतन की शुरुआत राजा जनक की सभा मंडली द्वारा हुई थी। महावीर और गौतम बुद्ध जैसे धर्म प्रचारकों ने सारे विश्व में साम्य, मैत्री, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता एवं हिंसा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था, ठीक है, किया था। तो ये आपका था यहाँ पर कुछ बिहार के प्रमुख प्रतिष्ठान विद्वान का कुछ आपका उपलब्धियां हैं। तो विद्वान उपावर्षा का मीमांसा वेदांत के टिप्पणीकार थे। वैसे आपके पाणिनि के गुरु हैं। पाणिनि आपके प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य एवं अष्टाध्यायी के लेखक। पिंगला आपके छंदे विचति के लेखक। बयादी आपके ज्यामितीय सूत्र संग्रह के जो पतंजलि प्रसिद्ध दार्शनिक, और चरक आपके चिकित्साविद थे, ठीक है। तो बिहार के प्रमुख प्रतिष्ठित विद्वान तो मीमांसा एवं वेदांता के टिप्पणीकार उपवर्षा, पाणिनि के गुरु व्यास, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य एवं अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, छंदे विचति के लेखक पिंगला, ज्यामितीय सूत्र संग्रह के बयादी, प्रसिद्ध दार्शनिक आपके पतंजलि थे, और चिकित्साविद आपके चरक थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थापत्य एवं मूर्तिकला। तो आज हमारा टॉपिक पड़ेगा स्थापत्य एवं मूर्तिकला। तो मौर्य काल, तो बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्य काल लगभग 34 शताब्दी ईसा पूर्व से उपलब्ध होने लगते हैं। और मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला विकसित अवस्था तक पहुंच गई थी। अशोक के स्तंभ, उन पर जानवरों की आकृतियां और खुदाई का काम परिपक्व कला रूप के प्रमाण है। इस काल में पत्थर पर पॉलिश करके उसे चिकना बनाया गया। पत्थर पर इस प्रकार की शीशे जैसी चमक दूसरे किसी काल में देखने को नहीं मिलती है। मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने पटना, राजगीर और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों में प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। पटना की दक्षिणी भाग में कुम्हार से एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले, जिसमें 80 स्तंभ थे। यह संभवतः किसी सभागार या राजमहल का हिस्सा था, ठीक है। रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर नटुआ बैल सांड ललित मुद्रा में खड़ा है। पटना के समीप दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर नटुआ बैल सांड ललित मुद्रा में खड़ा है। पटना के समीप दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आप गए अशोक के एकाश्म स्तंभ। तो अशोक के एकाश्म स्तंभ बिहार में लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण, लौरिया अरेराज पश्चिम चंपारण, रामपुरवा पश्चिम चंपारण और बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मौर्य कला का प्रसिद्ध नमूना दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है। तो मौर्य कला का प्रसिद्ध नमूना दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है, जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। अवशेष के रूप में बचे गोलाकार स्तंभ पत्थर की एक ही शिला को काटकर बनाया गया है, तथा इसको चमकीली पॉलिश द्वारा चिकना और चमकीला बनाया जाता है, ठीक है। यूरोपीय स्थापत्य का उदाहरण। तो यूरोपीय स्थापत्य का उदाहरण तो आपका पटना कलेक्टरी हॉलैंड शैली में बना हुआ है। पटना कॉलेज आपका हॉलैंड शैली में, पादरी की हवेली गौथिक शैली में, बांकीपुर गौथिक शैली में, राजभवन यूरोपीय शैली में, मुख्य सचिवालय यूरोपीय शैली में, उच्च न्यायालय आपका यूरोपीय शैली में, ठीक है। तो राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय आपका यूरोपीय शैली में। पटना संग्रहालय हिंद इस्लामी शैली, और सुल्तान पैलेस आपका हिंद इस्लामी शैली बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है हॉलैंड शैली में पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज बना हुआ है। पादरी की हवेली और बांकीपुर आपका गौथिक शैली में। यूरोपीय शैली में आपका राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय और हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस है। नेक्स्ट आपका है गुप्त कला। तो ये क्या है, तो शुंग और कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा, मगर इस काल के नमूनों से मौर्यकालीन कलात्मक उन्नतता नहीं प्रकट होती है। गुप्त काल में पुनः वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, जिसकी प्रेरणा
सारनाथ के क्षेत्र के विकसित और मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्राप्त हुई। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त, तो भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति गुप्त काल के प्रारंभिक श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इस मूर्ति पर पारदर्शक वस्त्र जो शरीर से चिपके हुए हैं। वर्तमान में एक मूर्ति बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। बिहार में अनेक गुप्तकालीन मृण्मयी मूर्तियां प्राप्त हुई जिनका सौंदर्य अप्रतिम है। ठीक है, गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने रोहतास, भोजपुर, नालंदा, राजगीर, गया, वैशाली, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुई। गुप्त कला मथुरा शैली से प्रभावित थी और इसमें बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त, तो भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति गुप्तकालीन धातु शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्तकालीन मंदिरों में प्रमुख है नालंदा का विशाल मंदिर और बोध गया का ईंटों से निर्मित महाबोधि मंदिर तथा मंडलेश्वर का मंदिर जिसे मुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है और जो कैमूर भभुआ जिले के कौरा नामक स्थान पर एक पहाड़ी पर स्थित है। मुगल स्थापत्य शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण कार्य जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर द्वारा किया गया था। इस मकबरे की मुख्य इमारत मुगलकालीन मकबरों के 4 बाग शैली के अनुरूप है। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन से यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रभाव भी बिहार पर पड़ा था। नेक्स्ट आपका पाल कला, तो पाल युग में काले बैसाल्ट पत्थर कांसे की मूर्तियां के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ जिसका प्रसार बंगाल में भी देखा जा सकता है। मूर्तियों के शरीर के अगले भाग पर विशेष नक्काशी भी की जाती थी। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की इस शैली के विकास में निर्णायक योगदान धीमन और उसके पुत्र बिटपाल ने किया था। यह नालंदा के निवासी थे और 9वीं शताब्दी के 2 महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, नालंदा में मंदिर स्थल, तो नालंदा में मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेष धातु को गलाने और उसे सांचे में ढालने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पाल कालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ही ढाली गई है और इनके नमूने नालंदा और कुकरीहार गया के समीप से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त नमूने मुख्यतः देवपाल के समय के हैं जबकि कुकरीहार से प्राप्त मूर्तियां परवर्ती काल से संबंधित हैं। पाल युगीन मूर्तियां जो मुंगेर जिले की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं वो यह कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट नमूना है जो काले बैसाल्ट पत्थर से निर्मित है। इस काल के कुछ उत्कृष्ट विद्वान भागलपुर के पास अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेष से प्राप्त हुए। जैसे ऐसी मूर्तियां भिक्ख दीवारों पर सजावट के लिए निर्मित की जाती है। तो इस काल के कुछ उत्कृष्ट विद्वान भागलपुर के अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेष से प्राप्त हुए। ऐसी मूर्तियां मुख्यतः दीवारों पर सजावट के लिए निर्मित की जाती है। मध्यकालीन कला, तो आपका मध्यकालीन कला क्या है, तो 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों के विशिष्ट 3 स्थापत्य कला के क्षेत्र में रही। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मालिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुगल शैली का बिहार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 1617 में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ और इस पर अकबर के अधीन विकसित संशलित शैली का प्रभाव है। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन, तो पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन हॉलैंड की शैली से प्रभावित है। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गौथिक शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका है मध्यकालीन प्रमुख स्थापत्य जो है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, ठीक है, बख्तियार खां का मकबरा चैनपुर में, मखदूम शाह दौलत की समाधि मनेर में, शिव मंदिर बैंकटपुर में और हरिश्चंद्र मंदिर रोहतासगढ़ में। ये आपका मध्यकालीन प्रमुख स्थापत्य हैं। ठीक है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा, चैनपुर में बख्तियार खां का मकबरा, मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि, बैंकटपुर में शिव मंदिर और आपका रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आपका चित्रकला की विभिन्न शैलियां। तो आज के बाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।